धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। तो आप सभी का आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सिचुएशन पहले से ज़्यादा बिगड़ी हुई है और दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब समझ में भी आ रही हैं और उसी के अनुरूप आज का टाइटल है कि क्या अब यूपी वाले की बलि देने का समय आ गया है। जिस मकसद से इसको बुलाया गया था, तो क्या वो मकसद अब पूरा होता नज़दीक आ रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें को समझने के लिए हम वो चर्चाएं आज करेंगे। और इससे पहले चलो कुछ लोग जुड़े, हम कुछ सवाल ले लें, कोई ज़रूरी सवाल हों किसी के, तो वो सवाल देख लेते हैं एक दो, तब तक कुछ लोग जुड़ जाते हैं। कोई भी सवाल आपका हो इससे संदर्भ में, तो हम आपको कुछ चीज़ें कंक्लूडिव तो नहीं है, कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें प्रिजम्पशंस हैं और उस प्रिजम्पशंस में ये नहीं समझ में आता भी कौन सा व्यक्ति क्या रोल प्ले कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे कुछ पल्ले पड़ रहा है। आपके कितने पड़ेगा तो मैं तो जितना मेरे पल्ले पड़ रहा है मैं आपको बताता हूँ, आप उसमें देखना अभी आपके कितना समझ में आता है, उसके हिसाब से हम आगे बातचीत बढ़ाएंगे। जी, तो लगभग हो गए कुछ लोग। खैर, हम शुरुआत करते हैं। क्या है कि एक कहावत सुनते हैं ना, बिल्लियों की लड़ाई हो, दो बिल्लियों की लड़ाई हो, तो एक बिल्लियों की लड़ाई करवा के बंदर रोटी खाता है। अब मान लो बंदर भूखा मर रहा हो, रोटियां बिल्लियां आराम से बैठ के रोटियां खा रही हों, तो बंदर सोचे भी रोटी मुझे कैसे मिलेगी, तो वो दो बिल्लियों में आपस में लड़ाई भिजवा देता है और फिर रोटी उठा के खुद खा जाता है। तो क्या ऐसा ही चलता है राजनीति में। राजनीति में क्या एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिवाइड एंड रूल। हिंदी में कहे तो बांटो और राज करो, आपस में लड़ाओ और दो लोगों को आपस में लड़ाओ और दोनों पे राज करो। कुछ ऐसा ही पैटर्न है। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ लोगों से डिस्कशन हुई, थोड़े टेक्निकली साउंड होते हैं या थोड़ा समझते हैं चीज़ों को। जितना आप चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन, जितना ऑब्जर्व करोगे उनको, उतना ही बेटर आपके ये समझ में आएगी सिचुएशन आज की। आप 2017 याद कीजिए, 25 अगस्त 2017 के आसपास की बात। 17 अगस्त की मीटिंग के बाद अचानक से कुछ लोग आए नाम मजलिसों में, और कोई किसी संस्था का चौधरी बन गया है, कोई किसी संस्था का। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिंगना कर देंगे। इससे पहले आपको बताऊं कि समझदार इंसान वही जो एक बार गलती खा जाए, लेकिन दूसरी बार अगर सेम गलती करे तो उसे मूर्ख कहा जाएगा। पहली बार ठीक है, कोई भरोसा जिता के धोखा कर जाए, लेकिन दूसरी बार आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। और इसलिए आपको आज बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। पंचकुला दंगे से जस्ट 7-8 दिन पहले लगातार अलग अलग संस्थाओं के प्रबंधक जो भी थे, चौधरी उस टाइम के या आपके भी होंगे, वो आगे माइक पे चिल्लाते थे कि जी ऐसा है, वैसा है, हम ये, आपने ये किया, आपने समाज के लिए ये किया, आप पे उंगली उठाएगा कोई, हम ये कर देंगे, आप ये कहोगे तो हम ये कर देंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, स्टेज पे भी बड़ा ज़ोर शोर से बोला, बड़ी तलवारें भाले अलग अलग डिज़ाइन से, कोई पकड़ियाँ, कोई कुछ लेके आ गया। लेकिन 25 अगस्त के बाद पता चला भी ये सारे चौधरी गिराए गए थे। क्यों? सामने तो कोई सा नहीं दिखा। जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे। तब ये सोचते रहे भी कहाँ मर गए सारे के सारे, ये जितने भी आए थे चौधरी बन के भी, ऐसा क्या सारे कागजी पहलवान थे, या धक्के काम के चौधरी हैं, या फिर लड़ने मरने के लिए हैं, या बोलने के लिए ही हैं? क्योंकि सामने असूल पे तो कोई सा नहीं है उस टाइम। तो चलो जैसा भी था, लेकिन आप सिचुएशन याद कीजिए कि 17 अगस्त की मीटिंग में जब ये तूफान मचाया, एडम लॉग ने या हनीप्रीत ने, जो भी ये सारे जगजीत वर्गे सब जितने भी बोल रहे थे, ये सब ने तूफान मचाया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये ड्रामा शुरू हुआ, ये चौधरियों को बुलाने का, इनको माइक पे बुलवाने का। पहले कभी नहीं दिखा कोई सा भी डेरे में, लेकिन उस टाइम सारे आए
और बड़े बड़े गिफ्ट लेके आए, सब कुछ लेके आए। असल में क्या है कि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आ रही है, मतलब क्या ना, एक आग लाई डब्बू कुत्ता कंध थे, तो ये सारे चौधरी डब्बू कुत्तों से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, भी उनको पता है भी सरकार, हमें लोग बोलते थे भी साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले कि ना जी तुम्हारे गुरुजी को सज़ा होगी। हम सोचते यार बकवास कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि लोग समाज को पढ़ना जानते थे, हम नहीं जानते थे। इसलिए आज हमें लगता है कि उस समय हम बेवकूफ़ थे, हमने उनकी बात ध्यान से सुनी नहीं, या हमें पता ही नहीं था भी समाज कैसे चलता है, हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं था। लेकिन आप अब देखना शुरू याद कीजिए, 17 अगस्त की मीटिंग के बाद ये सब कुछ हुआ, तो आपको कैसे लगा अभी हमें ये चीज़ यकीन दिलाई गई भी लड़के जीत जाएंगे, ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। ये दिमाग में एक और है, और ये जितना कम टाइम के लिए आता है ना, उतना ज़्यादा डैमेज करता है। मतलब जब आप पीक पे लड़ाई आ जाएगी तो अचानक से माहौल ऐसा बनेगा भी आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि भाई क्या होने वाला है। जैसे 17 अगस्त की मीटिंग के बाद लगभग 8 दिन थे, इस 8 दिन में एडम ब्लॉक ने ऐसे तमाम चापलूस उतार दिए। क्या लो, ये किराए के चौधरी थे जो अलग अलग समुदायों के, ये सारे उतार दिए, भैया हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। ये क्यों किया? क्योंकि वो संगत को एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे भाई जो लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन उस लड़ाई में आपको ये लगे, संगत को ये लगे, हमें ये लगे कि हमारे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ तो पूरा समाज है, सरकार हमारा क्या उखाड़ लेगी। तो ये एक पैटर्न था। अभी क्या है, जब लड़ाई आपस में सरकार के साथ ना हो, दो गुटों की आपस में हो, तब क्या है, एक इधर से पंप मारता है, दो उधर से पंप मारते हैं, ऐसे ही होता है। और आखिर में जाके जिन दो लोगों की लड़ाई होती है वो दोनों ही मरते हैं, लेकिन बाकी सारे सिर्फ तमाशा देखने वाले थे, वो उंगली लगाने वाले होते हैं। कुछ इसी तरह ये सारे जितने भी चौधरी आए थे, ये उंगली लगाने आए थे। संगत को लगता था भी नहीं ये भी खड़ेंगे, ये भी खड़ेंगे, सरकार ऐसे कैसे पूरे देश से पंगा ले लेगी, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब पंचकुला में पहुँचे, जब कुछ हुआ, तो उस समय आपको और छोड़ो, अपने यहाँ खुद के 45 मेंबर नहीं दिखाई दिए, प्रबंधक गायब होते दिखाई दिए, सब कुछ हुए, सरेआम दंगा हुआ, जो भी हुआ। उसके बाद लोग जेल भी गए, लोग फरार भी हुए। अब उदाहरण के तौर पे मान लो बबलू नाम का प्रबंधक है, अब कोर्ट के रिकॉर्ड में वो फरार है, मतलब फरार है, कहीं दिखाई नहीं देता, कहाँ गया 5 साल से। और अभी थोड़े दिन पहले वो जमानत लेने चला गया हाई कोर्ट में, फिर पता नहीं उसको जमानत मिली कि नहीं मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अब जितने भी लोग बरनावा जाके आ रहे हैं वो सब बोल रहे हैं भी यूपी वाले के साथ बबलू सरेआम दिखाई देता है। और बबलू ही वो शख्स है जिसके सारे मेकअप का अरेंजमेंट करता है, और वहाँ पे रहता भी है, उसके साथ गुरदात भी रहता है, और भी कई लोगों के नाम लिए वो, मतलब जिन ऐसे ऐसे लोग, मतलब जिन कईयों के नाम बताए उन्होंने भी, गुरदात सबसे ज़्यादा उसके साथ रहता है। अब क्या है कि कहने को पुलिस के रिकॉर्ड में फ़रार है जी, जांच में शामिल नहीं होते, पेश नहीं होते, और दूसरी तरफ वो सरेआम ओपन ही घूम रहा है। और कहने को जी यूपी वाले बाबे के पास 4-5 सिक्योरिटी वाले भी हैं जो भगोड़े मुर्जिम को वहाँ छुपाए बैठे हैं, अपने साथ लिए बैठे हैं। तो अगर बबलू है तो आदित्य भी होगा, क्योंकि एक ने तो ये भी बताया भी आदित्य भी उन्होंने वहाँ पे देखा होगा, शायद उनको कन्फ्यूज़न हुआ भी ये आदित्य है, क्योंकि थोड़ा आदित्य का गेटअप बदला हुआ है। मतलब ये चीज़ें चल रही हैं, आप क्या कर लोगे। आज की सिचुएशन में आओ, उस समय सब कुछ हुआ, आज क्या है सोचो। 2017 आप इसको ये प्रज्यूम करो, अभी कैसे हुआ ये मैं आपको किसी और दिन बताऊँगा, लेकिन आप ये मान के चलो भी 2017 जिस लेवल के दंगे की प्लानिंग 2017 में की गई थी, मान के चलो वो हुआ ही नहीं। और जो हुआ वो फालतू था, वो कुछ था ही नहीं। वो तो सिर्फ एक कह लो भी इन्होंने मान लो 1 लाख लोगों को मारना था तो 40 लोगों को मार के काम चल गया इनका, 42 लोगों को। लेकिन प्लान था लगभग बहुत सारे लोगों को मारने का, पर वो एक कह लो भी 40-42 में टल गया। आप ये मान के चलो। मतलब क्या है कि पंचकुला दंगे में जो कांड होना था वो अधूरा है। अधूरा है तो पूरा करने के लिए उसके सारी जितनी भी कड़ियाँ हैं उनको दोबारा जोड़ना ज़रूरी है। तो पंचकुला दंगे की सारी कड़ियों को दोबारा जोड़ा गया है। अब मेरे अनुसार जितनी हमारी स्टडी है, कह लीजिए हमारी टीम की जो भी स्टडी है, ये सारी कड़ियों को दोबारा जोड़ा गया है। अब दोबारा इसको एग्जीक्यूट करना है। और उसका मकसद क्या था उसका, उस समय भी 2017 में उस पंचकुला दंगे का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हजूर पिताजी को मारना था, उनकी हत्या का था। आज भी कुछ ऐसा ही है। उस समय क्या था कि उस समय बहुत सारी चीज़ें अलग थी। आज क्या है कि बहुत सारे लोग इसमें जागरूक हैं, लेकिन अब क्या है कि आज दुश्मन सरकार नहीं है,
आज सरकार एक मतलब पक्षधर बनती है। आप सोच के साजिशें जब होती है ना, उसमें कोई इत्तेफाक नहीं होते। आप अगर प्रैक्टिकली चलेंगे, कोई भी साजिश हो उसमें इत्तेफाक हो तो समझ लीजिए वो भी साजिश का हिस्सा ही है, वो इत्तेफाक नहीं है। 5 साल से हरियाणा सरकार लगी है, अभी किसी को शक्ल नहीं दिखाएंगे, कोई वीडियो ना आ जाए, फ़ोटो ना आ जाए, आवाज़ ना आ जाए, कोई कोर्ट में पिटीशन लग जाए, कोई कुछ लग जाए, तो एक ही जवाब था जी, पंचकुला दोबारा ना हो जाए। इतना कितना डर था। अभी सोचो, पैरोल से 2 महीने पहले कोर्ट के अंदर सरकार बोल रही है हाई कोर्ट में, ना जी ये तो काम हो ही नहीं सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता, हम तो फ़ोटो नहीं ला सकते, हम तो वीडियो नहीं ला सकते। तो लेकिन अब आ गई, सारा कुछ हो गया। उस समय कहते थे कुछ नहीं हो सकता, अप्रैल तक तो यही बोलते थे, लेकिन जून जुलाई में अब आते आते सब कुछ हो गया। तो अचानक से सरकार का डर क्यों ख़त्म हो गया कि पंचकुला दोबारा होगा ही नहीं, या फिर इसलिए ख़त्म हो गया कि पंचकुला अब दोबारा करवाने की ज़रूरत है। फ़र्क सिर्फ इतना, शहर का नाम बदल जाएगा, दंगा तो दंगा ही होता है। अब आपको जितना आप इसको ग्राउंड लेवल पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, हर बिसात वैसी ही बिछी है जैसी 2017 में बिछी थी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, उस समय सामने सरकार थी, इस समय सामने कोई हो रहा है। ये इस तरह से काम चल रहा है। 2 दिन पहले एक मर्डर हुआ पंजाब के अंदर, किसी शिवसेना का शायद लीडर था, उसका मर्डर हो गया। आप मर्डर का वीडियो देखिए, सब कुछ वीडियो अवेलेबल है, उसके बाद का वीडियो भी अवेलेबल है, सब कुछ है। मतलब क्या है कि पता नहीं प्लानिंग करने वाले लोग इतने चालाक हैं, या फिर वो समाज सामने वाले को बहुत ज़्यादा मूर्ख समझ रहे हैं, या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस समय जो चीज़ें हैं वो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे आम लोग भी समझ रहे हैं। तो जो 2017 के समय समझ रहे थे वो तो उससे भी ज़्यादा समझते होंगे, और आज वो लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन किसी को समझ आए ना आए, बाकी जिसको मूर्ख बने रहना बने, लेकिन वही गलती दोबारा दोहराई जा रही है। अभी क्या है कि गुजरात में भी इलेक्शन है, पंजाब में नहीं, हिमाचल में है, और लेकिन क्या है कि रूलिंग पार्टी थोड़ी कमज़ोर दिखाई देती है एक्सपेक्टेड 2024 के इलेक्शन के लिए। इतनी भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन पहले से कमज़ोर है। वो है एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है गवर्नमेंट की, सब कुछ रहता है। ऐसे में वोट्स को पोलराइज़ करने की प्लानिंग चलती रहती है अलग अलग तरीके से। पंजाब किस स्टेज पे खड़ा है? पंजाब में एक ही पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो है डेरा सिख पोलराइजेशन। ये प्रोमिनेंट है बहुत ज़्यादा, पहले रहा, 2007 से इस्टेब्लिश हुआ, और उसके बाद 2012 में इसको एस्केलेट करना चाहा, फिर 15 में, फिर 17 में, ऐसे करते करते अब 22 आ गया। आज की स्टेज पे क्या है, अब 2 लोगों को लड़ाना है, डेरा को लड़ाना है और सिखों को भी लड़ाना है। तो बिसात कैसे बिछेगी? फ़ायदा किसका है? फिर डेरा तो कानूनी रिकॉर्ड में, या किसी भी समझदार व्यक्ति से पूछोगे तो डेरा एक सिग्निफिकेंटली डिस्क्रेडिट संस्था है आज की डेट में। मतलब उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। आप ये प्रैक्टिकली ग्राउंड पे समझिए। हाँ, आपके इर्द गिर्द 4 चापलूस हैं जो आपको ज़बरदस्ती यकीन दिलाएं भी है, तो वो आप फिर मूर्खता कर रहे हैं समझने में। लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे डेरा एज एन ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफिकेंटली डिस्क्रेडिट है। अचानक से पैरोल का कानून बदलती है सरकार, कोई सरकारी क्योंकि कभी भी जब कानून बदला जाता है तो एक कमेटी अपॉइंट की जाती है यूजुअली, जो एक स्टडी करती है भी इस कानून में संशोधन की ज़रूरत है। फिर वो अपने मतलब रिकमेंडेशंस देती है वो कमेटी, और रिकमेंडेशंस के बाद उस कानून में सुधार किया जाता है। तो हमें अभी तक कोई ऐसी रिकमेंडेशन मिली नहीं भी हरियाणा सरकार ने ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसको अचानक से पैरोल के कानून में संशोधन करना पड़ गया, और कौन सी ऐसे क्या दिक्कतें आ रही थी कैदियों को भी, जिसकी वजह से उनके पास कौन सी शिकायतें थी, क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या स्टडी थी भी हरियाणा सरकार को कानून बदलना पड़ा। तो ये मान के चलिए भी कानून सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले बंदे के लिए जो आया है, यूपी वाला, इसके लिए ही बदला गया है भाई ये कानून। अब ये आ तो गया बाहर, अब क्या इसको लड़वाना है। लेकिन अब क्या है कि पिताजी का अक्सर जो माइंडसेट था वो ज़्यादातर गुरबाणी को लेके था। मतलब गुरबाणी को रेफरेंस ज़्यादा लेते हैं, गुरुओं की शिक्षाओं को, ज़्यादातर वो गुरबाणी के वाक्य श्लोक वो ही सुनाया करते हैं। लेकिन वो कभी भी गुरबाणी को गुरु ग्रंथ साहिब नहीं कहते थे, वो गुरबाणी को गुरबाणी ही कहते थे। मतलब गुरु की वाणी, वो कभी गुरु ग्रंथ साहिब का नाम इस्तेमाल नहीं करते थे कभी भी। लेकिन ये करता है। अभी क्या है कि पोलराइज करना है, लेकिन किसको? डेरा सिख पोलराइजेशन से इस समय तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो पोलराइजेशन हिंदू सिख करना है,
अगर करेगा भी कोई तो ऑब्वियसली है, प्लान करेगा तो हिंदू सिख पोलराइजेशन करेगा, जो भी प्लान करेगा। तो इसलिए डेरा को ही हिंदू बना दो। मतलब जो अभी मेरे अब समझ में आ रहा है, जो कल परसों से जो मर्डर हुआ उसके बाद से, क्योंकि वो इतना सिंपल नहीं था। एक तो वो मर्डर होना, और वो सरेआम दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ एक स्क्रिप्टेड वे में काम कर रही है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया। और अचानक से कातिल जो इतना मर्डर प्लान करेगा वो अपनी गाड़ी में कुछ फ़ोटोज़ भी छोड़ देगा। वो कुछ नहीं है, वो मीडिया में प्लांट की गई न्यूज़ है एक तरह से। और मीडिया में भी ये चीज़ें कई चैनलों पे दिख रही है, जो डेलिबरेटली कहते हैं ना आग में घी डालना, वो आग में RDX डाल रहे हैं, घी नहीं डाल रहे हैं। हम वो समझ में आ रहा है अभी कौन सा मीडिया चैनल कब क्या कर रहा है। 2017 की सारी वो जो गतिविधियां हैं उस समय की, वो आज अगर रिकॉल करोगे तो बिल्कुल ठीक उसी पैटर्न पे काम चल रहा है। तो आप ये मान के चलिए भी जो 2017 में कसर रह गई थी वो 2022 में पूरी करनी है। वही टीम है सारी दंगे वाली, वही टीम है, भगोड़े तक वहाँ पे अवेलेबल है यूपी में, बिल्कुल वही प्लान है। और एज़ यूजुअल जगजीत एंड पार्टी राजनीतिक विंग अचानक से गायब हो गया सारा। आपको राजनीतिक विंग का कोई बंदा एक्टिव नहीं दिखेगा। क्यों? पॉलिटिशियंस के एंड से गेम तो वही खेल रहा है, उनको पता क्या होने वाला है। तो राजनीतिक विंग अचानक से सारा गायब हो जाएगा। तो अब क्या है, जौन से बेवकूफ़ों की फौज है वो रह गई है मैदान में, जो जगह जगह जाके जी दीदी के दर्शन करा दो, दीदी के पैर दिखा दो, दीदी का सिर दिखा दो, उसके सिर की जुएँ भी दिखा दो, जो ये लगे हुए हैं, बस यही चल रहा है। अब ग्राउंड पे समझिए, डेरा को एक हिंदू छवि बना के प्रस्तुत किया गया। आप कभी एक्सपेक्ट करेंगे भी आज की डेट में नेशनल मीडिया, रिपब्लिक भारत जैसा चैनल बीजेपी के खिलाफ डिबेट चला देगा? कभी एक्सपेक्ट करेंगे? न्यूज़ 18 का एक रिपोर्टर है, उसके ऊपर 50,000 रुपये जुर्माना लगा। किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए जुर्माना लगा भी उसने कोई कंट्रोवर्शियल डिबेट चलाई। लेकिन उसकी आखिरी 30 डिबेट मैंने देखी, तो उस आखिरी 30 डिबेट में ऐसी कोई डिबेट नहीं है जो एंटी बीजेपी हो। बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारे एंकर, लगभग ऑलमोस्ट 99.9% डिबेट्स जो होती हैं उसमें कोई भी डिबेट्स एंटी बीजेपी नहीं होती। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन सारा मीडिया एक साथ एंटी बीजेपी डिबेट चलाएगा। क्यों? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसलिए चली क्योंकि पीछे से ये भी एक प्लान का हिस्सा है। एक तरफ डेरा मतलब पिताजी को एक नकली बंदे के जरिए हिंदू छवि बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया। हिंदू छवि वो बार बार वेदों का नाम ले रहा है, गुरु गोविंद सिंह गुरबाणी का नाम तो लेता नहीं ज़्यादा, कुरान को भी जोर नहीं देता। क्रिश्चनों को तो बाइबल में गलतियाँ निकालने लग गए तो बैठ के, ये तो ऐसा आदमी है। लेकिन इस पैटर्न पे काम कर रहा है, भी एक हिंदू छवि बना दी। अब प्रॉब्लम ये है कि समाज में दूसरी तरफ मीडिया पे डिबेट है। क्या डिबेट है? भैया इस बंदे को जेल से बाहर होना ही नहीं चाहिए। भी एक आदमी, आप सोचिए भी एक आदमी कत्ल करे अपने शौक से, और वो आपको समझाए कि किसी पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा सुन के? भैया खुद तो कत्ल कर रहा है लोगों को, और तुम्हारे को समझा रहा है भी किसी चींटी को भी नहीं मारना चाहिए। भी आपको लगेगा ना भी पैराडॉक्स है, भी दोगला आदमी है, भी खुद जो काम गलत कर रहा है वो दूसरों को समझा रहा है नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की छवि बनाई गई। मैं जब पिताजी पे जो आरोप कोर्ट ने साबित कर दी है, साथ संगत मानती है निर्दोष है, लेकिन कोर्ट ने साबित कर दिए, तो पिताजी कोई सिर्फ संगत के थोड़े ही हैं। समाज में पिताजी भी विचरते हैं, समाज के लीडर हैं, और समाज में एक दबके को लीड करते हैं, तो समाज में वो भी अकाउंटेबल है, आंसरेबल है। तो समाज क्या देख रहा है? भैया इस बंदे ने ये जो अभी आके यूपी वाला ब्रह्मचार्य पे भाषण दे रहा है दुनिया भर के, क्यों? इसके सिलेक्टिव टॉपिक्स है, क्योंकि इससे ज़्यादा उसे काम ही नहीं करना, उसको इतनी स्क्रिप्ट दी गई है। तो अचानक से वो हर चीज़ को प्रो हिंदू है, वो चांद की फ़ोटो भी डाल रहा है, सूरज की डाल रहा है। भी आखिर सूरज चांद को कब से मत्था टेकने लगे पिताजी? लेकिन चलो क्या है कि जब बंदा ही गलत है तो उसको सब कुछ ही गलत करेगा, वो सही तो कुछ करेगा ही नहीं। उसने एक छवि बना ली भी प्रो हिंदू। अब प्रो हिंदू बना तो ली, लेकिन अब हिंदुओं का लीडर कहाँ से लाए? जो आपसे शुरुआत में बात की भी, अगर पंजाब में चीज़ों को पोलराइज करना है तो पंजाब में कोई हिंदू लीडर तो है ही नहीं, तो डेरे को ही हिंदू लीडर बना के प्रस्तुत कर दिया अभी पिताजी का ये इस चेहरे का इस्तेमाल करके। अब क्योंकि सरकार जानती थी भी अगर असली पिताजी को इस तरह छोड़ देंगे तो असली पिताजी की तो विचारधारा इस तरह की, वो तो सिखों को ही अपने साथ ला लेंगे। इस तरह की बात करेंगे भी सिख उनके साथ ही खड़े हो जाएंगे उल्टा। तो इसलिए असली पिताजी को वो कभी छोड़ नहीं सकते थे, उन्होंने नकली को छोड़ा। और नकली को लेकर उन्हें खतरा ही नहीं था, क्योंकि उनको पता है इसको पता ही कुछ नहीं, जितनी स्क्रिप्ट बताएंगे उससे ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि वैसे ही बेवकूफ़ है।
इसलिए सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अभी अचानक से पैरोल दो, वीडियो चलाओ, सब कुछ करो। बाकी सबको कहता चुनचुना मिल गया, अभी ठीक है, अभी सुबहाने से पैसा इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। जैसे PR नैन अक्सर उस टाइम बोलता था, कितना मर्जी पैसा लग जाए, बस अब तो पिताजी को बाहर लेके आना ही है एक बार। बहुत टाइम पहले से एडम ब्लॉक के शोर मचाने लग गया था, अभी एक वीडियो आएगा और वीडियो के जरिए भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट बंद हो जाएगा, मतलब ये सब कुछ था। अब प्रैक्टिकली डेरा एक हिंदू छवि के तौर पे आया, लेकिन हिंदू पसंद नहीं करते। मीडिया में डिबेट चला के उसे एक तरह से दिखा दिया गया भी यार ये फालतू का बंदा है और बिना मतलब सरकार तूल दे रही है। और सरकार क्यों तूल दे रही है? सरकार इसलिए तूल दे रही है भी बलि का बकरा है, जब हलाल करना ही है तो हम बीच में क्यों पड़े, तो हवा में चढ़ाओ, पहाड़ पे चोटी पे चढ़ा के धक्का देंगे ऊपर से। अब सरकार ने क्या पैसिव रूट ले लिया भैया, मुझे नहीं पता, हमें तो पता नहीं, कानून के हिसाब से हो रहा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे इसमें, जो हो रहा है होने दो, कानून कहता है तो करने दे रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और कानून भी खुद ही मॉडिफाई किया है फिर भी। खैर आगे बढ़िए। आगे बढ़ते बढ़ते इधर से दूसरी तरफ भी ऐसा ही है, अचानक से पैराशूट से बंदे लैंड किए, अचानक से उनको हर एक चीज़ का ज्ञान हो गया। मतलब इससे पहले आप सोचो, हर चीज़ जैसे ऐसे दिमाग में छा जाएगी भी, आपको सोचने का मौका नहीं देगी, और अचानक से सब कुछ सब छा जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, सारा ज्ञान दुनिया भर का उतर जाएगा। और अचानक से टीम पैरेलल खड़ी हो रही है भी, दोनों तरफ से भी कह लो भी टीम इस तरह से प्लान हो रही है। अब आज क्या है, आज एक लेडी है, उसका नाम तो मैं भूल गया, उसका एक वीडियो आया, कहले जी 2007 में डेरा मुखी को जेल में डाल देना चाहिए था। भी उसको ये भी बताना चाहिए था भी 2007 में जो दंगा हुआ उसमें शिरोमणि अकाली दल का कितना बड़ा हाथ था। जो 200 लोग पहली लड़ाई में आए उनको पैसे दे के कौन सा नेता लेकर आया था, उसको ये भी बताना चाहिए था वो कौन सी पार्टी का था और कितने पैसे दिए गए। तो ये भी बताना चाहिए था कि वो सिखों के बेस में आए थे, वो सिख थे भी नहीं, उनको कितने पैसे दे के लाया गया था, वो लेके दिहाड़ी पे किसी और काम के लिए गए थे तो प्रोटेस्ट करने कैसे पहुंच गए। फिर जगजीत सिंह को ये सारी जानकारी उस तरफ से कौन दे रहा था, तो फिर इस केस की उनकी सरकार में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई भाई, जब खुद ही तो दंगे करवाने वाले हो और खुद ही उसके ऊपर रोटियां सेकने वाले हो। तो यही तो आज हो रहा है। अब अचानक से मीडिया क्या करेगा, हफ्ता 10 दिन पुरानी न्यूज़ उठाएगा। फिर क्या है कि अब मान लो जो गुरदात है, गुरदात एक डेरे का प्रबंधक है, उसकी फैमिली है यहाँ पे और एडम ब्लॉक है सिरसा में, उन्होंने क्या किया अभी 2-4 जनानियाँ यहाँ पे अफीम फूम खिला के खड़ी कर दी होंगी। वो क्या बोलने लगी, जी ऐसा है भी हम जो कहते थे बाहर नहीं आएंगे आगे। अचानक से हफ्ता पुरानी न्यूज़ मीडिया में दोबारा उठने लगी। क्यों उठने लगी? ये एक प्रोवोकिंग है। और आपको लगता है मीडिया बेवकूफ़ है? मीडिया को भी इस काम का पैसा मिलेगा ना ये काम करने के लिए। सब कुछ पैरेलल चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होगी जब हमारे जैसों ने शोर मचा दिया भी तो नकली है। अब नकली है, अब जिसको मारने के सबज बाग दिखा रहे थे भी तुम मारोगे तुम्हारी वाहवाही होगी, वो बेचारे इस टेंशन में भी यार असली भी मरेगा कि नकली हो मरेगा। अब नकली वाला सोच रहा है मेरे तो ठाठ ही बड़े हो गए, मेरे को तो लोग माथा टेकने लग गए, पहले कुत्ता नहीं पूछता था, मैं बस चेहरा ही तो बदला है, हल्का सा मेकअप किया है, मेरे को तो लोग बड़ा माथा टेकते हैं, बड़ा खुश हो जाता है। खाने की चीज़ दिख जाए कैमरे के ऊपर टूटने को पड़ता है भी मेरे को ला के दो, मैंने खानी है। लेकिन क्या ये सब कुछ चल रहा है, मतलब एक अब क्या हो गया, एक अचानक से अभी आप थोड़े दिन पहले और देखें भी, अब भैया एक तरफ से पार्टी लड़ने को तैयार है, दूसरी तरफ से कैसे लड़े, मतलब डेरे की पार्टी तो तैयार हो नहीं रही। तो क्या हुआ, 2 नमूने खड़े किए। एक नमूना तो वो अम्बाड़ा से आपको कल परसों दिखाई दिया हुआ, वो एंटी टेररिस्ट फ्रंट वगैरह वगैरह जो भी चिल्लाने लगा, वो 2 नमूने खड़े किए। और दोनों नमूनों के इत्तेफाक नहीं है, चलो कह लो पिताजी की रहमत है या कह लो संयोग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आपको समझ में आए। इन दोनों नमूनों से मैं बहुत अच्छे से मिला हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ कौन से अवसर में किससे कितना पैसा बनाना है और क्या है कि कहाँ कहाँ दलाली करनी है, कभी नेता की, कभी वकील की, कभी जज की, और कभी किसी की फ़िल्म चलवानी है, किसी की फ़िल्म डुबानी है। यही चीज़ चलती है और इस चीज़ के भी पैसे लेने हैं भी, कब धरना देंगे, कब शोर मचाएंगे, कितनी बसें फूकेंगे, कितने बंदे जेल जाएंगे, सबकी डील करने वाले। मतलब इस तरह के लोग हैं ये अपॉर्चुनिस्ट। और ये इसमें से एक तो वो है जो 25 अगस्त से पहले भी आया था। अब ये दोनों अचानक से डेरे के हक में बोलने लगे, चिल्लाने लगे। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी में भी बंदा दिखना चाहिए ना। अब डेरे जो यूपी वाला है उसको भी लगे भी दोबारा मेरे हक में बंदे आने लगे हैं, मेरे को कोई कैसे कुछ कह देगा। तो कुछ उसी तरह से हो रहा है। अब उन्होंने यूपी वाले को भी मतलब 2 बंदे खड़े कर दिए, फिर उनको बुलवा दिया। दोनों सिरे के शराबी आदमी, मतलब मैं पर्सनली जानता हूँ, कोई अलग वैसे सुना ही नहीं है, मैं घर जाके देखा दोनों के। सिरे के शराबी आदमी, सिरे के लफंडर, अफसरवादी,
कोई उल्टा काम कराना हो रेट बोलो, कहाँ धरना लगवाना है, कहाँ रोड जाम करनी है, कहाँ दलाली करनी है, यही काम है। लेकिन क्या चल रहा है, क्या कर लोगे। अब इस सब में क्या इन्होंने करना कुछ नहीं है, ये वो उसी तरह क्या है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि उस टाइम बड़ा प्लान था, और उस टाइम क्योंकि लड़ाई सरकार के साथ थी, इसलिए जो चौधरी थे वो गिनती ज़्यादा थी। अब सरकार के साथ लड़ाई नहीं करनी तो गिनती कम है। अब क्या है कि ये बिसात बिछ गई भी इस बंदे का, इस बंदे को सही नहीं रहना चाहिए। इस बंदे को मतलब या तो जेल के अंदर होना चाहिए या फिर इसको मर जाना चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल एक बिल्डअप हो रहा है। अब उस बिल्डअप में क्या है, उस बिल्डअप में अगला अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा। कैलकुलेशन करने में हो सकता है यूपी वाले का, हम आपको कई टाइम से बोल रहे हैं, यूपी वाले का कोई आपत्तिजनक वीडियो आ जाए, और ऐसा वीडियो आ जाए इसमें समाज उसे कहे यार ये तो ये वीडियो आ गया तो भी बड़ा घटिया आदमी है। दूसरा, वो कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे, तो बड़ा ऐसा हो जो मतलब मीडिया वालों को तो क्या मुद्दा चाहिए, जरा सी बात का बतंगड़ ही बनाना है, तो वो कोई ऐसा स्टेटमेंट दिलवा दिया जाए उससे। मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि क्या होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ समझो भाई। अगर आप करंट अफेयर जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं या जो करंट अफेयर्स को देखते हैं, वो इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, खासतौर पे हरियाणा पंजाब के लोग। वो उसी पैटर्न पे ये चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। भी एक पार्टी लड़ने को तैयार है, दूसरे को भी तैयार करो, जो दोनों लड़ने को तैयार हो जाएंगे तो बिठा दो। लेकिन बिठाने के लिए चाहिए ट्रिगर। भैया पहला मुक्का कौन मारे, भी जो पहला मारेगा वही गलत होगा, और गलत बंदा होते हुए मार दे तो फिर तो ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे में क्या है भी यूपी वाले से कोई गलती करवानी क्या, वो भी एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अब ये गलती करके हो जाएगा गायब, मान लीजिए ये गलती करे और गलती करके हो जाए गायब, उसके बाद क्या करोगे। बवाल मच गया तो क्या होगा, कोई अंदर का ही बंदा मार दे इसे। अभी क्या हुआ, शिवसेना के लीडर को मारा गया तो पड़ोसी तो था उसका जिसने मारा। अचानक से उसके अंदर इतना आक्रोश कैसे आ गया, इतना विद्रोह कैसे आ गया। उसने पहले कभी अटेम्प्ट नहीं लिया, कोई खींचतान भी नहीं थी, फिर भी मार दिया, और इतने सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में मार दिया। तो क्या है कि हो सकता है अभी यूपी वाले के साथ ऑलरेडी प्लांट कर रखा हो ऐसा कोई बंदा जो आक्रोश में आके ऐसी गलती करे। कोई ना कोई मिल ही जाता है ऐसा उल्टा सीधा आदमी। अब बबलू जैसा ही ले लो, मान लो बबलू ही हो जाए। क्यों, बबलू का तो दिखाया भी है ना उसमें, फिल्म में भी। हो सकता है बबलू बन जाए कल को। क्यों, अब वैसे भी कोर्ट से भगोड़ा है, वहाँ तो बैठा ही है, सबको दिखाई दे रहा है वहाँ पे, तो पता नहीं बाकी बेल ले चुका हो तो। लेकिन ऐसा ही कोई हो, इसको प्रैक्टिकली समझो ग्राउंड पे। मतलब क्या कि ये इतना इनको जोर क्यों लगाना पड़ता है, अभी नकली इसको नकली को असली मान लो, क्योंकि इनको सबज बाग दिखाया गया। आप किसी भी देश में किसी भी लीडर का शासन ले लो, मोहरों की कोई कीमत नहीं है। मान लो आज हनीप्रीत मोहरा बनी हुई है, उसको ये सबज बाग दिखाया भी इस नकली वाले को तो चला, तेरे को डेरा दिलवाएंगे। लेकिन जो बैकडोर पे किंग होता है, किंग मेकर होता है, जब उसकी प्लानिंग पूरी हो जाएगी तो वो मोहरे थोड़ी जिंदा छोड़ेगा। ये कौन सा बेवकूफ़ है जो सबूत के तौर पे, उनको क्या पता भी कल को हनीप्रीत मुंह खोलेगी या नहीं खोलेगी, क्या पता खोल दे, क्या भरोसा है। जो अपने गुरु की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपने भाई बहनों की नहीं हुई, उनकी तो खैर उनको तो लूट के बहुत दिया। जो अपने घर वाले की नहीं हुई, अपने ससुराल की नहीं हुई, जिस थाली में खाया डेरे में उस डेरे की नहीं हुई, जिस संगत ने प्यार दिया उस संगत से दगा कर गई, जिन गरीबों ने इज्जत दी उनकी रोटियां छीन के खा गई, तो फिर क्या गारंटी है कि कल को नेताओं की सगी होगी वो। तो ऐसा कोई भी बंदा अपना मोहरा जिंदा थोड़ी छोड़ता है, तो सबको मार देना है। उसके बाद क्या करोगे, छोड़ना किसी को भी नहीं है। कोई भी हो मोहरा, जो भी मोहरा बन के काम कर रहा है वो कोई नहीं बचेगा। लेकिन बशर्ते आप कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, कौन किसके सामने क्या बात करोगे। क्यों, आपने तो उसको गुरु मान लिया, अब ये कोई ना ऐसा कांड करके कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा ही ना ये, जिससे ये लगे भी यार इस बंदे को। मतलब मेरे को किसी ने बोला, मतलब सरकारी बंदा ही था, उसकी पहचान तो नहीं बता सकते, उसने मेरे को काफ़ी टाइम पहले बोल दिया क्या जी कुछ ऐसा होगा भी आपको लगेगा जो हुआ सही हुआ, होना यही चाहिए था और इसी लायक है। मतलब क्या कि उसने मुझे बात बोली भी आपकी संगत ये मान लेगी भी यार ठीक है जो हुआ सही है, इसने बड़ा गंद मचाया हुआ था। तो आखिर ऐसा क्या होगा, तो इसका मतलब कुछ ऐसा काम ये करेगा यूपी वाला जो संगत की निगाह में भी गिरेगा, और उसके बाद इसके साथ जो होगा वो आपको भी जायज़ लगने लगेगा। जो इसको गुरु मानते हैं वो, हमें तो पता है इसको मरना ही मरना है, इसको जो भी इसको लेके आया वो इसको जिंदा थोड़ा ही छोड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली आप लो कि
कुछ ना कुछ ऐसा होगा, और ज़्यादा दूर नहीं है, और ये पैरोल से वापस जाने से पहले पहले करेगा। मुझे जो एक्सपेक्टेशन लगती है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है, हो सकता है ना भी करे, हो सकता है अभी अब हम बोल चुके हैं तो कुछ और नया प्लान बनने लगे, लेकिन जो लगता है जिस तरह की हरकतें कर रहा है अभी, क्या है जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाने लगता है ना, वो वाला काम हो रहा है इसका भी। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट है, इसको समझ नहीं आ रहा भी मैं मोटा हूँ या पतला, मैं मस्कुलर हूँ या स्पोर्ट्समैन हूँ या कमज़ोर हूँ, मैं मरियल हूँ या शेर हूँ। तो क्या कभी कोई हरकत करता है, कभी कोई हरकत, कभी किसी तरह की फ़ोटो डाल देगा, कभी किसी तरह की। अब क्या है कि घोड़े का वीडियो डाल रहा है। अब जिसने भी जो घुड़सवारी जानते हैं, नहीं जानते हैं ना, आप एक काम करो, इसका वीडियो उठा लो और उसी के पैरेलल वही वैसा ही घोड़ा है और पिताजी चला रहे हैं शेर दिल वाली फिल्म में, उस वीडियो को, उस घोड़े उसमें पिताजी को घोड़ा चलाते देख लो, इसमें इसको देख लो। इसको देख के लगता है भी ताज़ा ताज़ा घोड़े पे चढ़ना सीखा है, और बड़ी कस के रस्सी पकड़ता है भी गिर ना जाऊँ। क्योंकि जो घोड़े पे बैठने का आदी हो, जिसको ज़्यादा तरीका आता हो, वो मतलब ये काम उसको वो पता, वो रिलैक्स होकर बैठेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक जगह गया, समुद्री इलाका था, तो वहाँ किश्ती थी, छोटी सी किश्ती, उसमें जा रहे थे। अब लहर आती थी, वो किश्ती हिलती बहुत थी। हम हमारे जैसे नए नए लोग थे, हम कभी किश्ती में बैठे नहीं, तो हम क्या, मेरे जैसा बंदा तो कस के पकड़ के बैठा है भी, अब इधर ना गिर जाऊँ, इधर ना गिर जाऊँ। और अभी तो उन्होंने हमारे को सेफ्टी बेल्ट भी दे रखी है, सेफ्टी जैकेट भी दे रखी है, फिर भी इतना कस के बैठे। और आधा घंटा किश्ती में चलना क्या पड़ गया, कमर दर्द करने लगी, इतना जोर लगा के बैठे हुए थे। लेकिन जो किश्ती चलाने वाले लोग हैं, वो बिना किसी सपोर्ट के किश्ती के किनारे पे बैठते हैं। वो आगे सुई नोक सी होती है ना, नुकीले हिस्से पे चढ़ के या पीछे वाली नोक पे चढ़ के बैठते। किश्ती कितनी हिले उन्हें डर नहीं लगता, क्योंकि उनको कैलकुलेशन है भी इतनी तो ये हिलती है और इससे कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा वो हिलेगी नहीं। इसलिए वो बैलेंस करके रखते हैं बॉडी को, उनको पता है, उनका रोज़ का काम है। इसी तरह घोड़ा भी जो चलाना जानते हैं, उनको पता है भी घोड़ा इस टाइम पे इधर हिलेगा, इस टाइम पे इधर, वो डरेंगे नहीं। लेकिन ये डर रहा है, इसका मतलब इसने कभी चलाया नहीं, इसको ताज़ा ताज़ा सिखाया गया है, और इसलिए इसको चढ़ते हुए दिखाया नहीं। घोड़े पे चढ़ता कैसे है, ना उतरते हुए दिखाया। इसका मतलब इसको तरीके से फटा चढ़ा के भैया अभी ठीक है। और इसको क्या है, घूमने के लिए सिर्फ वो पार्क दे रखा है तेरा आवास वाला, उससे ना तो उसके दरवाजे के अंदर एंटर हो सकता ना बाहर। मुझे लगता है उस पार्क में इसकी पल्ली बिछा देते होंगे, मैं यहीं पे सो जाता, तभी इसको ठंड बहुत लगती है। खैर, ये तो टॉपिक अलग चला गया हमारा यहाँ पे, पर घूम फिर के हम वहीं आए भी। ये एक बिसात बिछ रही है, और इस बिसात में एक हिंदू पर्सनैलिटी के साथ उठाया जा रहा है डेरा को, और सेकंड दूसरी तरफ दूसरी पार्टी कह रही है भी ना जी, इस बंदे को तुम छोड़ेंगे नहीं, तो बेअदबी का मास्टरमाइंड है, इसको मारेंगे वगैरह वगैरह। ये सब चल रहा है। प्रॉब्लम खड़ी हो रही है भी नकली भी है या असली, ये सब चीज़ों में कशमकश में लगा हुआ है। लेकिन एक माहौल ऐसा ही जनरेट हो रहा है भी जिसमें ये सब कुछ जस्टिफाइड लगे। आप कहाँ खड़े हैं और किस तरह से। एक फ़ोटो डाला हमने, एक तरफ ये इतना कद्दू जैसा मोटा हुआ, एक तरफ बिल्कुल गुरदात का भाई लगता है, मतलब बिल्कुल सिंगल हड्डी। अब क्या जी, कुर्ता खुला पहना हुआ है भाई, मोटे बंदे को कुर्ता खुला पहनाओगे तो भी वो लटक जाएगा। अब उसके अंदर आपने इतने सारे कपड़े लपेट रखे हैं तो वो मोटा दिख रहा है, तभी तो मोटा दिख रहा है। और एक तरफ बिल्कुल सूखा भी। ऐसा क्या, ये 10 दिन के अंदर 10 किलो वजन घटा गया अपना, और उससे पहले भी पतला था जब पिछली बार आया था। तो ये ऐसा क्या, गुब्बारा आया, रोज़ हवा भरते हो, रोज़ हवा निकल जाती है इसकी। मुंह से भी निकाला करो, मुंह तो कद्दू जैसा ही है इसका। लेकिन नहीं मानोगे नकली, चलो कोई ग्राउंड तो हो भी यार, इस ग्राउंड पे हम असली मानते हैं। वो कहे जी आवाज़ बड़ी मिलती है, इसलिए हम इसको असली मानते हैं भी, इसकी आवाज़ बड़ी मेल खाती है पिताजी से। वो आपने पता नहीं सुनी नहीं ध्यान से, या आपको पता नहीं है। ओरिजिनल वॉइस आप खुद की आवाज़ बोल के देखो। जब आप बोलते हो तो हम नेचुरल है, आपको जोर थोड़ी लगाना पड़ता है बोलने के लिए, या फिर कोई वर्ड बनाने के लिए बोलना नहीं पड़ता, इसको जोर लगाना पड़ता है। इसलिए ये एक फ़्लो में पूरी बात नहीं बोल पाता, बीच बीच में इसको ब्रेक चाहिए, या फिर ये स्लो बोलेगा, एकदम से फ़्लो नहीं। जो पिताजी का फ़्लो रहता है बोलने का, वो फ़्लो नहीं, क्योंकि पिताजी को कौन सा आवाज़ मॉड्यूलेट करनी है, इसको मॉड्यूलेट करनी है, इसलिए इसका फ़्लो बनता ही नहीं है। इसकी सिर्फ एक ही खासियत है, एक इसकी हाइट, वो भी पिताजी से 2-3 इंच ज़्यादा ही है। लेकिन दूसरा क्या है भी, इसको सिर्फ आवाज़ ढंग से निकालना आता है। बाकी जो फिज़िकल स्टाइल है उसमें सिर्फ स्टेज पे बैठ के एक्शन करना इसको सिखाया गया है भी। कब बालों में ऐसे हाथ मारना है, ऐसे करना है, मुंह चिल्लानी है, जो मतलब दिखता है अभी पिताजी जो जिस तरह से एक्सप्रेशन देते हैं, थोड़े थोड़े एक्सप्रेशन इसको सिखाए गए हैं।
उसकी रिहर्सल कराई गई है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज इसकी कहीं मेल नहीं खाती पिताजी से, बातें तो कभी खा ही नहीं सकती, वो तो एक भी लाइन ढंग से नहीं बोलता। पर ये सब पैटर्न है। आप किस बेस पे कहो भी ये असली है और क्यों, भी इसे असली साबित करने की ज़रूरत क्या है। भी आप किसी बंदे के पीछे लगो तो उस बंदे के अंदर कोई गुण दिखना चाहिए, उस बंदे के अंदर कोई आइडियोलॉजी होती है, इसकी क्या है। भी अब कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के सूरज को नमस्कार करने लग गए, कितने लोग ऐसे हैं सुबह सुबह उठ के भी सूरज को प्रणाम कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार की शुरू कर रहे हैं। कौन से इसके कहने पे योगा करने लग गए। और अब तो अजीब हो गया, कहता है जिन लोगों के प्रदूषण की गाड़ियां जो वो भी अपने पैसे से ठीक कराओ। भी जहाँ संगत ने पैसा खर्च दिया वो परमार्थी काम होगा, फिर इसको भलाई कार्य बना दो, फिर लोगों के प्रदूषण की गाड़ियों के प्रदूषण करा के देना। भी आप कौन, ऐसा क्या है। तो इसके 2-4 चेले थे, अगर चुटकुला बनाएं तो 2-4 चेले पहुंच जाएंगे प्रदूषण कंट्रोल करने वाले पे कि भैया साइलेंसर के ऊपर कोई फुहारा लग सकता है पानी वाला, जितने भी हार्ड बड़े बड़े पार्टिकल निकलेंगे इसके ऊपर फुहारा मारें वो नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि यूपी वाला तो कुछ ऐसा ही सिखा रहा है ना कि भैया चिमनी के ऊपर फुहारा लगा दो और हैवी पार्टिकुलेट गिल्ले होकर नीचे गिर जाएंगे। पानी में से धुएँ को धो, धुआं पहले पानी को धो के फिर निकले, पानी से धुले फिर निकले। फिर पानी में से धुएँ को कैसे धोया जाएगा, लेकिन धो जी निकलेगा। अब ये नया कॉन्सेप्ट बताया है यूपी वाले भाई साहब ने। तो खैर कोई देखो, कोई सिर पैर हो, कोई ढंग की चीज़ सिखा रहा हो, कोई प्रैक्टिकल चीज़ें हों, नहीं जी एक नई एक स्कीम निकाली कोई डेप्थ। अब डेप्थ में उसको दो तो उसकी अलग अलग फुल फॉर्म बना दी, पहले कुछ और बनाई फिर कुछ और बनाई, फिर पहली बार में इससे बोला नहीं गया। अभी आप देखोगे इसको कुछ चीज़ें बोलने में दिक्कत आती है फ्लो में, जैसे आप बोलोगे प्रैक्टिकली, कंग्रेचुलेशंस, एप्रिसिएशन, इरेडिकेशन, ये क्या फ्लो में आप बोल लेते हो। जो लोग बोल लेंगे ठीक है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ये वर्ड कॉन्शियस होकर बोलते हैं, मतलब फ्लो में नहीं बोल पाते। उनको सोचना पड़ता है कि मुझे ये वर्ड बोलना है। तो ये ऐसा ही ये है, ये पहले क्या कॉन्ग्रेचुलेशन करके फिर थोड़ा इसको सोच के फिर बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे इरेडिकेशन है तो पहले इससे सही से इरेडिकेट कर करके फिर लास्ट में बोलता है इरेडिकेशन, फिर उसको कट करके वीडियो बना के वायरल करवाया इसका स्पेशल कि भी गलत वाला तो गलत ही रहे, वो ना रहे। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। हालांकि एक पैटर्न है, आप सोचो ये हवा में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पैटर्न है। और क्या कि जितना मेरा मनोविज्ञान पढ़ा हुआ है या समझा हुआ है कह सकते हैं, तो आज क्या है 6 तारीख है, मैं आपको 8 तारीख को परसों भंडारा रहेगा, श्याम अस्थाना जी महाराज का जन्मदिन भी होगा, अवतार दिवस भी होगा, तो उस दिन हम आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें आपको अजीब लगेंगी। एक फ़ोटो मैंने डाली है, उस फोटो में ये ताड़ासन कर रहा है, ऐसे करके हाथ ऊपर खींच रहा है, आपको फ़ोटो बड़ी अजीब लगेगी भी क्या है ये, बिल्कुल ऐसे बांस की बल्लियों की तरह इसके हाथ बन गए, अचानक से डोले डोले कहाँ गायब हो गए। ये बांस की बल्लियों जैसी बाजू में लेके भी ऐसे खींच रहा है और अजीब सा लगेगा आपको भी। यार कंधा तो इतना है, मान लो मेरा ये कंधा है, ये कंधे हैं, अब कंधे के पैरेलल आपको फेस अजीब नहीं लगेगा कि जितने कंधे की चौड़ाई है उसके हिसाब से फेस है, एक रेगुलर शेप सा लगता है। लेकिन जब आप इसका वीडियो फोटो देखोगे तो आपको लगेगा भी कंधे तो छोटे हैं, मुंह बड़ा है। मतलब कंधे के रेशो में जितना मुंह का साइज होना चाहिए फेस का वो उतना नहीं है। मतलब कंधे बहुत छोटे हैं, भी शरीर के ऊपर चर्बी बिल्कुल नहीं है, मुंह के ऊपर मन पक्की चर्बी है भी। जबकि आप वेट लॉस जब करोगे सबसे पहले फेस का फैट जाता है, आप देखोगे साइड से, यहाँ से, गर्दन के नीचे से, ये वाला फैट सबसे ज़्यादा जाएगा, चीक का फैट जाएगा। इसका क्यों नहीं गया चीक का फैट, इसका फेस का फैट तो गया नहीं, बाकी सारा शरीर इसका तेरी की तरह सीधा हुआ है। कभी देखोगे इसके कमर के ऊपर पैड बंधा हुआ है, कभी ये कमर जैसे झुका के बैठा रहता है छोटी कुर्सी पे, जैसे आज ये कुत्ते खिला रहा है तो उसमें कमर झुका के बैठा हुआ है। अभी किसी ने मुझसे पूछा ये कुत्ते क्यों खिला रहा है, बोलो कुत्ते खिला थोड़ी रहा है, ये तो कुत्तों के साथ फ़ोटो दिखा रहा है। क्योंकि अब जिसको चूना लगाएगा, जिसको 2-2 लाख में कुत्ते बेचे जाएंगे तो प्रूफ मांगेगा भी हाँ गुरुजी ने हाथ लगाया है इन कुत्तों के, तो वो प्रूफ दिखाया गया। तो उसका धंधा है, बिजनेस है भी, कुत्तों के हाथ लगा दिया, अब कुत्ते बेच दो, मेरा हाथ लगे हुए हैं। तो पहले डिमांड उठी होगी तभी तो सप्लाई है, तो किसी ने कुत्तों की डिमांड करी होगी तो कुत्ते ला के इसको दिखाएगा, ला जी कुत्तों के साथ फ़ोटो खिंचाओ, वैसे भी जैसा ये है वैसे ही बंदे पालेगा और वैसे जानवर पालेगा, वैसे जानवरों के साथ रहना पसंद करेगा। तो खैर तो ये चीज़ें हैं। अब आप स्टैंड देखिए आपका क्या है। परसों मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर ये पैटर्न क्या है। ये पूरा एक प्रॉपर पैटर्न है
और ये पैटर्न साइंटिफिकली है, आप अपना गूगल लेके बैठिएगा और जो भी उस समय बैठेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझाएंगे, बिल्कुल डिट्टो उसी पैटर्न पे सारा काम होता है। ये ऐसा नहीं है भी साइंस में चीज़ें इतनी कच्ची हैं अभी समझ नहीं आती, आपको A to Z इसकी हर हरकत क्यों कब कैसे है, ये सारा पैटर्न आपको शुरू से लेके एंड तक आसानी से समझ में आएगा सिर्फ एक चीज़ से। क्योंकि साइंस में ऐसे पैटर्न जब चलते हैं तो उस पैटर्न को नाम दिया गया, और ये मनोविज्ञान में ऑलरेडी रिसर्च हुई है। अब इसने तो चौथी क्लास से ऊपर पढ़ाई करी नहीं है, इसको पता नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसको पता नहीं है, इसको भी तो पता ही होंगी ऑब्वियसली, इसके शरीर में जो कमियां हैं, लेकिन उस कमियों का एक पैटर्न है। मैं आपको वो पैटर्न समझाऊंगा मेडिकली तौर पे, भी कैसे ये कमियां आप पकड़ोगे और कैसे आप समझोगे, और क्यों फिर आपको इसकी हर एक बात बड़े तसल्ली से बिना समझाए समझ आ जाएगी। और फिर आपको हर चीज़ बतानी भी आसान होगी हर व्यक्ति को कि भाई ये पैटर्न है इसका। तो उस पैटर्न पे आपको परसों कोशिश करेंगे हम भी समझाएंगे भी कैसे ये सब कुछ असली है और कैसे ये सब कुछ नकली है। बाकी फिर थोड़े समय के लिए कुछ समय ज़्यादा हो गया तो हम बहन वीरपाल कौर को लेंगे। थोड़ा पंजाब में जो माहौल है, और एक और बात आपको बोल दें, क्या है कि हम एक अपने आप में एक संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष क्या है, सच्चाई को सामने लाने का है। और ऐसा कोई इतिहास नहीं है जहाँ पे बुराई जीत जाए। एक्सट्रीम पे जाके आखिर बुराई ने हारना ही होता है, लेकिन बुराई में अहंकार चरम सीमा पे पहुँचता ही पहुँचता है। हमारी टीम जितनी खास तौर पे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के जो लोग हैं, और जो खास तौर पे जाने जाते हैं, जिनको पहचाना जाता है, जो थोड़े बहुत भी मतलब समझदार, जैसे जिनको ऑब्वियसली लोग ओपन तौर पे पहचानते हैं। बाकी एडम ब्लॉक के फर्जी आईडी बना के जो मर्जी करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग रिकॉग्नाइज्ड हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है भी आप दूसरे जो इश्यूज़ हैं, किसी और कम्युनिटी का इशू है, किसी का भी कोई भी इशू है, आप उस पर अपनी राय ना रखें। हमारा हर चीज़ जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ पिताजी से और डेरे से कंसर्न है। जिस चीज़ का कनेक्शन डेरे से जुड़ेगा, मान लो परसों मर्डर हुआ है, उसमें उसके बाद जो मर्डर करने वाले की गाड़ी से फ़ोटो बरामद हुए हैं, वो उसमें पिताजी का फ़ोटो भी था, इसलिए कंसर्न डेरा से है। जहाँ तक है हम वहीं तक बात कर रहे हैं। इसके अलावा उसकी निजी दुश्मनी थी नहीं थी, क्या था क्या नहीं था, उनका आपसी क्या खींचतान थी, ये सब उनका अपने तक सीमित है। हम किसी दूसरे के इश्यूज़ में कमेंट ना करें तो बेटर होगा। क्या है कि उड़ता तीर पकड़ लोगे तो नुकसान आप ही का है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो होगा कुछ नहीं, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं भी आप उड़ता तीर ना पकड़ो। क्योंकि क्या है, जो इस टाइम माहौल है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव है, और हर बिसात हर जगह बिछी हुई है। ये कहानियों में देखने में टीवी में बड़ा अच्छा लगता है जब राजनीतिक बिसात बिछती है, उस बाद में तो समझ में आएगा, हाँ जी इतने बंदे मार दिए इतने मार दिए। लेकिन जिनके घर के मरते हैं, जरा उनसे पूछिएगा जाके इस राजनीतिक बिसात में उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। तो खैर इस चीज़ को आप थोड़ा समझदारी से लीजिएगा। बाकी इससे ज़्यादा आपको बाकी जो भी बात होगी हम परसों करेंगे डिटेल में, और बाकायदा आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे भी क्या क्या चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो फिलहाल बहन वीरपाल कौर थोड़े समय के लिए हैं, वो आपको पंजाबी में जो पंजाब का सिनेरियो है वो भी समझाएंगे। हाँ जी बहन जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी, प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ जी बोलो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम पिता जी दे वचन अक्सर ही ना सानू गुरु पिता जी एक सुनाउंदे हुंदे सी भी जेड़ा दिन गुजर गया शुक्र करो भी आउण वाला जेड़ा समा ओ बुरा ही बुरा है। ते ਇਹ ਹੁਣ सचमुच ही ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ दिन आ रहा है, वो बुरे तो बुरा ही आ रहा है। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है, 1 मिनट कोशिश करते हैं थोड़ा।
हाँ जी चलना। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੰਨੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਹੁਣ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਕੀ MSG1 ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਵੇਂ 17 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਦਾ, ਉਹ ਰਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਥੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਮਹਾਮੂਰਖ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮੂਰਖਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗ ਲਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖਲਵਾਓ ਤੇ ਬਰੀ ਕਰਵਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਗੋ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੀਹੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਪਤੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਤੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਬਣਿਆ ਖਸਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਸਮ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਤੰਦਰ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਅੱਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਨੀ ਕੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2015 ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਰੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2015 ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਪਏ ਆ, ਸਬੂਤ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲਬਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18-20 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਤੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਮੂਰਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਗਲਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਸਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸੂਲੀ ਗਲਤ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਸਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣ। 2007 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਗਜੀਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਅਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਮੂਰਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਐਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਰੂਹ ਦੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ, ਰੂਹ ਦੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤੀ, ਇਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਸੇ ਨੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂੜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੂਹਾਂ ਨਾ ਖੜਨ ਦੀ ਸੂਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਡੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਟਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਟਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੂਸ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਤਨਾਮੀ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਇੱਕ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2007 ਤੇ 17 ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਘਟੂਗੀ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਹ 2 ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ
ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਗਜੀਤ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡਾਰੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਕੋਲੇ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਜਗਜੀਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਹੋਆ ਪਰਮਜੀਤ ਨੰਗਲ ਵਰਗੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਗਜੀਤ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਵਰਗੇ ਨਾ ਗਰਮੇਲ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰੱਖਾ, ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜੂਥ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਡੇਰੇ ਚ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜੂਥ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਵੀ 45 ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਜੂਥ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ? ਅਚਾਨਕ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੂਥ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 2007 ਤੇ 17 ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਆਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਓਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ, ਇਹ ਆਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਰਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ YouTube ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਕਲ ਬਿਠਾਇਆ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਘਟੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਪਤੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਲਟਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦ ਕੱਢਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਭੈਣੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਤੇ ਗਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਭਰਾ ਮੁੜਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੀ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਪਤਾ ਬੇਤੁਕਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਿਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਗਿਰੂ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ 9 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮੁੜਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ। ਲੈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਮੂਰਖ ਬੰਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ 100ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਟਿਕਾਈ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਕਲੀ ਦੇ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਭੇਜੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ 7 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਬੈਠਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਸਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਸਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਸੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਸਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਪੀ ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੇਫ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ ਸਿਰਫ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਅਲਰਟ ਰਹੋ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਭੁਗਤ ਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਜਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਸਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਭਾਵੇਂ ਚਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਨਕਲੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕਰਵਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਪ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਪ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सत्संग जी भी हम कोशिश करेंगे भी आपको परसों थोड़ा इस तरह से एक ब्रीफ दे दें टेक्निकल ग्राउंड पे। मैं कोशिश करें अगर हो सकेगा लाइव में समझा सकेंगे तो लाइव में समझा देंगे, अगर वीडियो बना के दे सकेंगे वैसा मिलता जुलता जो आपको समझ आ जाए तो वो वीडियो बना के दे देंगे। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आप साइंटिफिकली वे में डिनाई ना कर सको और उससे आपको कुछ समझ भी आ जाएगा। मतलब आपको लगे भी हम कैसे ये चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं भी, ऐसा नहीं है कोई मनगढ़ंत कहानी है, ये एक प्रॉपर साइंटिफिक पैटर्न है
और उस पैटर्न पे हर चीज़ वैसे ही होती है जैसा आप वो पैटर्न बना है, वो सालों साल की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने बनाया है। अब क्योंकि ये कोई आध्यात्मिक धर्म पुरुष तो है नहीं जो उस पैटर्न को समझता होगा या जानता होगा या फिर अपनी शक्ति से बदल लेगा, क्योंकि वो तो इसके पल्ले है नहीं। पर प्रैक्टिकली हम आपको समझा देंगे, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा भाई आखिर ये कौन सी गलती क्यों करता है और कौन सी गलतियाँ ये नहीं करता और क्या क्या चीज़ ये कर रहा है और क्या इसका माइंडसेट है, कैसे ये सोचता है, वो सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। जब परसों आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी तो उसके बाद आपको इसका बदला हुआ पैटर्न भी दिखाई देगा फिर, क्योंकि ये कौन सा ये भी तो चुपके देखता है। हम तो खुलेआम देखते हैं, हम तो बोलते हैं जी हम तो इसके वीडियो देखते हैं, हम कौन सा चुपके देखते हैं, पर ये चुपके ज़रूर देखता है, तभी हर रोज़ अगले दिन आके सफाई देता है। हम तो सरेआम देखते हैं, हम तो एक एक अक्षर देखते हैं, समझते हैं अभी क्या बोल रहा है, क्या करना चाह रहा है, हम तो सब कुछ देखते हैं। एक बोल रहे हैं 5-10 हज़ार में चेक हो जाता है असली नकली का डॉक्टर मोहित जी। और देखो ऐसा है पत्रकार जोशी साहब भी, क्या हमें आपका पता तो है ही है भी, आप ये नौटंकी करो ना करो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमृत सिंह जी 5 साल जेल में रह के दिमाग ख़राब हो जाता है, पहले राजा महाराजाओं जैसी ज़िंदगी थी एकदम जेल। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। वो यहाँ पे राजा महाराजाओं जैसी ज़िंदगी नहीं जीते थे, वो आपको बाहर दिखती है। वो एक साधु की ज़िंदगी जीते थे, एक तख्त पोष पे सोते थे। हाँ, लेकिन क्या है लोगों ने उनके लिए बढ़िया अपने घरों में या नाम चर्चा घरों में व्यवस्था की हुई थी, पर वो तो डेरे में सोते थे ना, डेरे में रहते थे। तो वो राजा महाराजाओं की तरह नहीं है, एक साधु की तरह ज़िंदगी जीते थे। जो हमारे जैसे लोग शौक़ में कपड़े बना के ले आते बढ़िया, वो पहन लेते थे, उसके बाद हमारे जैसे किसी को दे देते थे। तो अपना तो वो बिल्कुल साधु की तरह ज़िंदगी जीते थे। ये आपकी गलत फहमी है। बाकी ठीक है, देखो क्या फ़र्क पड़ता है, आपका जो विकिपीडिया है वो मीडिया है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। जिसने नाम ना लिया हो, जिसने सिमरन करके देखा ना हो, उसे थोड़े कुछ समझ में आएगा, जिसने सेवा ना की हो कभी। हाँ, जिनको इसी काम का पैसा मिलता हो भी शोर मचाना है सोशल मीडिया पे। और वैसे भी जितने भी लोग हमारे लाइव में आके ज़्यादातर शोर मचाते हैं वो सारे वो सारे यहाँ से जूते मार के निकाले गए होते हैं, या फिर ये कह लो भी वो धोखा खाए हुए होते हैं, बेवकूफ़ बने हुए होते हैं, और कुछ नहीं है। और बाद में उनकी भड़ास निकालने का उनको मौका नहीं मिलता। अब यूपी वाले को तो वो कुछ कह नहीं सकते, क्यों, वो तो गधा है ही है, उसको क्या और क्या कहोगे इससे ऊपर। लेकिन क्या अब आपकी भड़ास आपसे निकल नहीं रही तो फिर आप हमारे को पोक करने की कोशिश करते हो भी जी ऐसे होता है, ऐसे होता था, ऐसे होता था। और क्या है, हमारे को भी पता है भी तुम्हारे को एडम ब्लॉक वालों ने बिठा रखा है, क्यों, ये दिखाने के लिए देखो जी बाहर के गैर सत्संगी कैसे देखते हैं। और सबको पता है, इतने बेवकूफ़ हम नहीं है भी हमें ये ना पता हो कि हमारे लाइव में कमेंट करने वाला बंदा किस सोच का मालिक है। तो खैर, हमारे लिए कोई आपकी सोच उतनी वैल्यूएबल नहीं है जो मतलब एक बायस्ड होकर टारगेटेड सवाल पूछते हो। अगर आपको कुछ जानना तो है नहीं, आप उंगली करने आए हैं तो उंगली करिए, आपका काम पता है, मैं आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा, और क्या है। तो खैर, हम हजूर पिताजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सच्चाई जल्दी सामने आए और सबके सामने स्पष्ट हो, और जो ये बुराई का जितना भी चल रहा है ये खेल जल्दी ख़त्म हो। तो आप प्रार्थना करते हो हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाएं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दे अब मेरे रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्ज़ी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।